नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। राजद्रोह मामले में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत। नीट यूजी अभ्यर्थी की ओएमआर शीट की दोबारा जांच की मांग वाली याचिका खारिज। थके हुए लोगों के लिए कोई आराम नहीं, भारत में दिव्यांगता अधिकारों के प्रवर्तन की बदहाल स्थिति। जस्टिस नागरत्ना ने सरकारी अनुबंधों, किशोर न्याय मामलों, पर्यावरणीय विवादों और बौद्धिक संपदा विवादों में मध्यस्थता की वकालत की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म में जानकी और रघुराम शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा यह विश्वास व्यक्त करने वाला राजनीतिक बयान कि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी, कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान सामान्य राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हैं और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A, 504 या 506 के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सीमा को पूरा नहीं करते। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याचिकाकर्ता ने घोषणा की कि राज्य में 2 महीने के भीतर बीजेपी की सरकार बनेगी और वर्तमान सरकार को बने रहने नहीं दिया जाएगा, जिसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसे आपराधिक साजिश और राजद्रोह के रूप में माना गया। अदालत ने कहा किसी दल की सरकार बनाने की आकांक्षा को व्यक्त करने के उद्देश्य से दिया गया राजनीतिक भाषण, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, मौजूदा सरकार के विरुद्ध घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काने के रूप में नहीं समझा जा सकता। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी 2025 के संबंध में अपने ओएमआर मूल्यांकन की पुनः गणना और परिणाम व रैंक में संशोधन की मांग की थी। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा ओएमआर शीट की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भेदभाव या मनमानी नहीं हुई है। अदालत ने कहा सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की जांच ओएमआर स्कैनर द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के की गई है, इसीलिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक ही मानदंड लागू किया गया है। इसके अलावा यह अदालत पाती है कि उपरोक्त 4 प्रश्नों के लिए याचिकाकर्ता को अंक न देना ओएमआर शीट के संबंध में अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देश के पूर्णतः अनुरूप है। ओएमआर शीट की जांच के लिए अपनाई गई प्रक्रिया में किसी भी तरह के भेदभाव या मनमानी की ओर इशारा नहीं किया गया है, इसीलिए इस अदालत का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अदालत ने आबिद खान द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एसटी श्रेणी की मेरिट लिस्ट में एडमिशन की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्होंने परीक्षा में 92.5368 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने दलील दी कि ओएमआर शीट की स्कैन की गई तस्वीरें और नीट यूजी 2025 के लिए दर्ज किए गए उत्तरों की जांच करने पर उन्होंने पाया कि एनटीए ने 5 प्रश्नों के संबंध में उनके उत्तरों पर विचार नहीं किया। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय बधिर संघ द्वारा न्यायालयों को लिखा गया एक पत्र, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल करने से संस्थागत इनकार पर प्रकाश डाला गया था, भारत में दिव्यांगता कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया। कोर्ट ऑन इट्स मिशन बनाम केवीएस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का उद्देश्य न केवल भर्ती प्रक्रियाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के कम प्रतिनिधित्व के विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना था, बल्कि पेशेवर वातावरण में दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव की एक चिंताजनक व्यापक प्रवृत्ति को भी संबोधित करना था। परिणाम स्वरूप अगले वर्ष नवंबर में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने दिव्यांग लोगों का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मानकीकृत दिशा निर्देशों के और अधिक कठोर प्रवर्तन हेतु एक निर्देश जारी किया। इसके बाद पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विचार किया। जांच के दौरान ये पाया गया कि केवीएस ने प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रतिशिक्षित स्नातक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए थे। हालांकि ये पाया गया कि संगठन दिव्यांग लोगों का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य 4% आरक्षण की घोर उपेक्षा कर रहा था।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने इस उल्लंघन को देश भर में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक संस्थागत विफलताओं में एक बड़ी प्रवृत्ति का संकेत माना। न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों की दुर्दशा को रेखांकित किया, जिन्हें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना पड़ रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका प्रशासनिक लापरवाही को समझ रही है। हालांकि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 2016 के अधिनियम के तहत कानूनी रूप से रोजगार की गारंटी दी गई है, फिर भी अधिनियम के प्रावधानों को केवल नियामक सुझाव या दिशा निर्देश मानकर खारिज कर देना आम बात है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भारत में वाणिज्यिक विवादों से परे मध्यस्थता के दायरे को व्यापक बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और इसे पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा, बौद्धिक संपदा, कॉर्पोरेट प्रशासन, सार्वजनिक अनुबंधों और यहां तक कि किशोर न्याय अधिनियम के मामलों जैसे क्षेत्रों में विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया। उन्होंने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जेजे अधिनियम में पीड़ित अपराधी मध्यस्थता VOM की वकालत की, ताकि किशोर न्याय बोर्डों की कार्रवाई में पुनः स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों को सही मायने में लागू किया जा सके। भारत में मध्यस्थता के लिए परिस्थिति की तंत्र को बेहतर बनाना विषय पर आयोजित दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 इस समझ पर आधारित है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को कठोर दंड की बजाय देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की अवसरों की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए VOM जैसे उपकरण पीड़ितों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित माध्यम हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC को नोटिस जारी कर छत्तीसगढ़ की फिल्म जानकी के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा। इस फिल्म पर इसके शीर्षक और फिल्म के मुख्य कलाकारों के नामों को लेकर आपत्ति जताई गई। निर्माताओं के अनुसार CBFC ने फिल्म के शीर्षक जानकी पर आपत्ति जताई क्योंकि यह देवी सीता का नाम है। केंद्रीय एजेंसी ने फिल्म में मुख्य पुरुष पात्र रघुराम के नाम पर भी आपत्ति जताई। यह फिल्म मुख्य किरदारों रघुराम और जानकी और उनके रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें एक्शन दृश्यों का तड़का भी है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की खंडपीठ ने CBFC को 6 अक्टूबर तक याचिका पर जवाब देने को कहा। दिलेश शाह और अनुकृति चौहान अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन कौशल उपाध्याय ने किया है। गौरतलब है कि यह फिल्म शुरू में छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाई गई, बाद में हिंदी में रिलीज के लिए बनाई गई। CBFC की मंजूरी मिलने पर इसका ट्रेलर 16 मई 2025 को रिलीज किया गया। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म के प्रमाणन के लिए आवेदन किया और 10 जून 2025 को CBFC ने निर्माताओं को सूचित किया कि फिल्म सफलतापूर्वक प्रदर्शित हो गई है और उसकी जांच समिति ने कुछ संशोधनों और कटौतियों के साथ US 16+ प्रमाण पत्र की सिफारिश की है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और तमाम कानूनी खबरों को जानने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।